नमस्कार बच्चों, हमने आपसे व्याकरण के नियम बताते समय, वाक्य भेद बताते समय चर्चा की कि भाषा की तीन प्रमुख इकाइयां हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो जो शब्द हैं वो अनेक प्रकार से निर्मित होते हैं, तभी वो सार्थक शब्द भी बनते हैं। तो ये शब्द निर्माण में किसका किसका सहयोग होता है ये जानना भी हमें आवश्यक है। तो आज हम आपसे उपसर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं कि उपसर्ग क्या है और उनका शब्द निर्माण में क्या सहयोग है। तो बच्चों, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके या तो उस शब्द का विस्तार करते हैं या उसके भाव को बदलते हैं या उसको विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार उपसर्ग क्या है? वो शब्दांश है, वो शब्दांश है उपसर्ग। शब्द का वो अंश है जो शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल शब्द में कोई नया अर्थ, नई विशेषता ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और ये शब्द के पहले जुड़ते हैं। अब जैसे अनुपसर्ग है, अब वो बन के आगे लग गया, बन के पहले हमने अन उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो शब्द क्या बन गया? अनबन। अब जैसे पुत्र शब्द है, उसके आगे कु उपसर्ग लग गया तो बन गया कुपुत्र। अब यहाँ कु शब्दांश है और पुत्र मूल शब्द है, पर इसके जोड़ से एक नया शब्द बन गया कुपुत्र। इसी तरह सु उपसर्ग लगा करके बनाएंगे पुत्र के आगे तो सुपुत्र बन जाएगा। यहाँ कु शब्दांश शब्द नहीं है और इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जो शब्दांश होता है वो वाक्य में कोई अर्थ नहीं देता, बल्कि वो शब्द के आगे जुड़ करके या तो शब्द का विस्तार करता है या उसको नया अर्थ देता है या उसके अर्थ में कोई विशेषता जोड़ देता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है। अब उपसर्ग की इस प्रकार से हम तीन गतियां या विशेषताएं पाते हैं कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपसर्ग की क्या विशेषता है? वो ये है शब्द के अर्थ में नई विशेषता को लेके आना। अब जैसे बल शब्द है, उसके आगे प्रबल लग गया तो हो गया प्रबल। मान शब्द है, उसके आगे अनु लग गया उपसर्ग तो हो गया अनुमान। इसी तरह शब्द के अर्थ को भी उलट देता है उपसर्ग। अब कैसे? सत्य शब्द है, उसके आगे आ लग गया तो असत्य हो गया, तो ये सत्य का उल्टा हो गया असत्य यानी झूठ। तो इस प्रकार ये उपसर्ग की विशेषता है कि वो विशेष अर्थ देता है, कभी उसके अर्थ को उलट करके विशेष अर्थ देता है, कभी उसको विस्तार कर देता है शब्द का, और शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। मूल शब्द की सुंदरता को भी कई बार बढ़ा देता है। अब जैसे शुद्ध है, उसके आगे वि उपसर्ग लग गया तो विशुद्ध, अर्थ वही है, बस उसने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है। जैसे भ्रमण है, उसके आगे परि उपसर्ग लग गया तो परिभ्रमण हो गया, इसने भी शब्द की सुंदरता को बढ़ा दिया, उसके चारों ओर वो घूम रहा है, एक तरह से ये कहेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से उपसर्ग शब्द निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। और उपसर्ग क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। और शब्द निर्माण में सहायक होते हैं और एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से अपना अलग अलग अर्थ प्रकट कर देते हैं। जैसे हार है, हार एक शब्द है, अब उसके आगे प्र उपसर्ग लग गया तो हो जाएगा प्रहार यानी चोट करना। अब हार के आगे आ लग गया तो आहार यानी भोजन। तो ये समझ में आ गया आपको कि शब्द एक है हार, और उस इसी तरह से हार के आगे सम उपसर्ग लग गया तो संहार हो जाएगा यानी नाश। इसी तरह हार के आगे वि उपसर्ग लग गया तो विहार शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि शब्द एक है, पर उसके आगे उपसर्ग अगर अलग अलग लग जाते हैं तो वो अलग अर्थ देने लगते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं हम, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, उपसर्ग के अर्थ को हम
किस तरह से समझें और उपसर्ग से शब्द किस तरह से निर्मित होते हैं और उपसर्ग शब्द निर्माण में, एक सार्थक सुंदर शब्द के निर्माण में कितने सहायक होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उपसर्ग के भेद भी होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 3 भेद माने गए हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग हुए हैं, दूसरे हिंदी के अपने उपसर्ग हैं, और तीसरा जो है वो विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं, जैसे उर्दू के, फारसी के उपसर्ग, इस तरह से उपसर्ग हैं। तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 मानी गई है। जैसे आ, अति, अधि, अनु, अभि, इस तरह से इनकी संख्या 22 है। और आ जैसे उपसर्ग मर के आगे लग गया तो अमर, ये संस्कृत निष्ठ शब्द है, सीधा सीधा संस्कृत से हिंदी में आते हैं ये शब्द। असीम, अदम्य, अतिथि, अक्षर, ये सारे शब्द आ उपसर्ग लगे बने, और ये आ उपसर्ग जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है जो हिंदी में प्रयोग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भाषा में तत्सम शब्द जिन्हें हम कहते हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द ही हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। अब इसी तरह हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं, उनकी संख्या आमतौर पे 14 मानी गई है। जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनकी संख्या कही जाती है कि वो 14 हैं, और उनका प्रयोग भी हम अनेक रूपों में देखते हैं। जैसे आ हिंदी का भी उपसर्ग है, छूत के आगे लग गया तो अछूत हो जाएगा। इस तरह से शब्द का निर्माण होता है, इस तरह से, और उनकी संख्या हम 14 मानते हैं। इसी तरह से कई बार आ उपसर्ग लग करके अभाव शब्द बन जाता है, निषेध के अर्थ में है। इसी तरह से अनेक शब्द बनते हैं जो हिंदी के उपसर्ग माने गए हैं। और इसके बाद जो उपसर्ग दूसरी भाषाओं से आए हैं हमारे उसमें, उनकी संख्या 19 मानी गई है, और वो उर्दू के उपसर्ग हैं, फारसी, फारसी से उर्दू के उपसर्ग जो हमारे हिंदी में आए हुए हैं। जैसे बे उपसर्ग है तो बे उपसर्ग लगा के बनेगा बेईमान, बेमतलब, और ऐन उपसर्ग है जिसको लगा के हमने शब्द बनाया, वक्त के आगे लग गया तो ऐन वक्त, मौका के आगे लग गया तो ऐन मौका। तो इस तरह से ये उर्दू के उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे शब्द के भाग हैं, उसका अंश हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में कोई विशेषता ले आते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, कभी कभी अर्थ को बदल भी देते हैं शब्द के आगे लग करके, इसलिए उनका विशेष महत्व है। और इनके भेद भी हैं 3 प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के अपने उपसर्ग, और दूसरी भाषाओं से यानी विदेशी भाषा उर्दू, फारसी से हिंदी में आए हुए उपसर्ग, और इनका प्रयोग किस तरह से होता है और ये किस तरह से शब्द को एक सार्थक स्वरूप प्रदान करते हैं, ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई है। और अगर कहीं कोई समस्या है, आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसके विषय में। धन्यवाद।